हेलो ऑडियंस। अपन नगरपालिका अधिनियम 2009 का अध्ययन कर रहे थे। इस कड़ी में अपन अभी आपके सिलेबस में जो नेक्स्ट अध्याय है, अध्याय 11 तक मैंने आपको बता दिया था। सेक्शन 199 तक अपन इसकी स्टडी कर चुके थे। अभी अपन सिलेबस का नया अध्याय जो 12 है वो शुरू करेंगे। देखिए, इस पर पहला सवाल क्या पूछ सकते हैं। पहला सवाल ये है कि नगरपालिका अधिनियम के अध्याय 12 में किस बात की चर्चा की गई है। तो अध्याय 12 में नगरपालिका की शक्तियों और नगरपालिक गतिविधियों के संबंध में किए जाने वाले अपराधों के बारे में चर्चा की गई है। तो नगरपालिका की शक्तियों और अपराधों आदि के बारे में जो उल्लेख है वो इस अधिनियम की धारा 200 से 297 तक है। अब इन धाराओं को अपन 1 बाई 1 देखते हैं। देखिए, धारा 200 में क्या है। तो देखो, नालियों आदि पर नगरपालिका का नियंत्रण। तो जैसे जितनी भी प्रकार की मल नाली, जल नाली, सीवेज लाइंस, इन सब के ऊपर कंट्रोल जो है वो किसका होगा, नगरपालिका का होगा। और नियंत्रण का ये प्रावधान किस धारा में है, धारा 200 में है। तो देखो, धारा 200 में नालियों आदि, आदि का मतलब नालियों से मिलती जुलती बाकी संरचनाएं, तो इन पर किसका नियंत्रण होगा, नगरपालिका का नियंत्रण होगा। ये किस सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन 200 में बताया गया है। देखो, इन सभी सेक्शंस की जो हेडिंग्स है उनके नीचे इनका इंग्लिश वर्जन है, जिसको आप एक बार रीड आउट कर लेना। कई बार हिंदी का शब्द आपको याद नहीं रहे तो ऐसी सिचुएशन में इंग्लिश वाला वर्ड ध्यान में रह जाएगा। तो नालियों आदि पर नगरपालिका के नियंत्रण संबंधी जो बातें हैं उसको अपन धारा 200 में निम्न बिंदु में पढ़ेंगे। पहला जो कंटेंट इसमें दिया गया है वो है कि नगरपालिका के भीतर समस्त नालियों आदि को नगरपालिका के सर्वेक्षण और नियंत्रण में। ये देखिए, धारा 200 ये कहती है कि नगरपालिका के सुपरविजन में और नगरपालिका के ही नियंत्रण में रखा जाएगा। तो नालियों आदि के ऊपर सर्वेक्षण किसका होगा, नगरपालिका का। नालियों आदि पर नियंत्रण किसका होगा, नगरपालिका का। ठीक है। पहला सवाल ये है, तो नगरपालिका का धारा 200 के तहत नालियों आदि पर क्या होगा, सर्वेक्षण होगा और नियंत्रण होगा। दूसरा सवाल देखो, ये जिनमें, इस शब्द का मतलब क्या है। इस जिनमें शब्द का मतलब है कि नालियों आदि, मतलब नालियों में क्या क्या आता है, नालियों आदि। तो देखो, मल नाली, नालियाँ, शौचालय, फ्लश शौचालय, घरों की नालियाँ और नलकूप आदि सभी शामिल है। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि नालियों आदि में क्या क्या शामिल है, तो नालियों आदि में मल नालियाँ, नालियाँ, शौचालय, फ्लश शौचालय, घरों की नालियाँ और नलकूप आदि आते हैं। तो सवाल की लैंग्वेज ये हो सकती है कि निम्न में से नालियों आदि में क्या है या क्या नहीं है। तो 3 ऑप्शन इनमें से देके चौथा कोई और दे दें, या 3 ये देके उपयुक्त सभी किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, समस्त ढकी हुई नालियों, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी स्वामित्व में हो। देखो, नगरपालिका क्षेत्र में चाहे तो सार्वजनिक नाली हो चाहे निजी स्वामित्व वाली, यदि किसी व्यक्ति ने अपने घर के सामने निजी नाली बना रखी है तो वो भी इसमें इसी में आएगी। तो समस्त ढकी हुई नालियाँ, तो बात किसकी है, ढकी हुई नालियों की है, जो ऊपर से कवर अप है, चाहे वो सार्वजनिक हो या निजी स्वामित्व की हो। उनके ऊपर ढक्कन या संवातन के साधनों की व्यवस्था की जाएगी तथा नगरपालिका लिखित नोटिस द्वारा किसी भी ढकी हुई नाली के स्वामी से इस प्रकार की व्यवस्था करने की अपेक्षा कर सकेगी। तो देखिए, चाहे तो सार्वजनिक नाली हो चाहे निजी नाली हो, उसके ढक्कन की या संवातन की जो व्यवस्था है वो कौन करेगी, नगरपालिका करेगी। और यदि निजी व्यक्ति के स्वामित्व में या कब्जे में कोई नाली है तो उसकी ढक्कन वगैरह की व्यवस्था के लिए नगरपालिका उससे संबंधित स्वामी को नोटिस भी जारी कर सकती है। ये 2 बातें। तो देखो, इस दूसरे वाले को एक बार दोबारा देखेंगे। समस्त ढकी हुई नालियाँ, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी स्वामित्व की, उनके ऊपर ढक्कन या संवातन साधनों की व्यवस्था की जाएगी तथा नगरपालिका लिखित नोटिस द्वारा ऐसे किसी भी ढकी हुई नाली के स्वामी से इस प्रकार की व्यवस्था करने की अपेक्षा कर सकेगी।
नेक्स्ट देखो धारा 201 में किस बात का प्रावधान है। तो देखिए धारा 201 में प्रावधान है नाली आदि बनाने की शक्ति। नाली आदि बनाने की शक्ति, तो अपन किसकी शक्तियों का उल्लेख कर रहे हैं, नगर पालिका की शक्तियों का उल्लेख कर रहे हैं। तो नाली आदि बनाने की जो शक्तियां हैं वो किसके फेवर में है, नगर पालिका के फेवर में है। या नाली आदि बनाने की नगर पालिका की शक्ति का उल्लेख किस धारा में है, नाली आदि बनाने की नगर पालिका की शक्ति का उल्लेख जो है वो धारा 201 में है। इस संबंध में देखिए आपको क्या देखना है। पहला बिंदु जो है किसी जल निकासी योजना, तो देखो पानी की निकासी से संबंधित योजना को लागू करने के लिए किसी भी मार्ग या मार्ग के रूप में आश्रित किसी स्थान से होकर स्वामी या अधिभोगी को लिखित रूप से युक्त नोटिस देने के पश्चात नगरपालिका अपने क्षेत्र की भूमि में से होकर या उसके नीचे से कोई नाली, मलनाली, नलिका, सुरंग, पुलिया, पाइप या जल मार्ग ले जाती है तो ये कार्य विधिपूर्ण होगा। देखिए या फिर देखिए कि किसी भी भवन या भूमि के स्वामी और उसके अधिभोगी को युक्त लिखित नोटिस देकर नगर पालिका जल निकासी योजना को लागू करने के लिए किसी भी मार्ग का मतलब है कि वो मार्ग सार्वजनिक भी हो सकता है और वो मार्ग निजी भी हो सकता है। अगर निजी मार्ग है तो नगर पालिका उस मार्ग के स्वामी या अधिभोगी को नोटिस देकर उस मार्ग के ऊपर से किसी भी, देखो उस मार्ग से होकर मार्ग के ऊपर या मार्ग के नीचे से, मतलब मार्ग के नीचे से अंडरग्राउंड भी कोई नाली, मलनाली, नलिका, सुरंग, पुलिया, पाइप या जल मार्ग को ले जाती है तो नगर पालिका द्वारा किया गया ये क्या कार्य क्या होगा, विधिपूर्ण होगा। देखो फिर ये लिखा है फिर चाहे ऐसा मार्ग किसी गोदाम या तहखाने के नीचे से ही क्यों न जाता हो। तो देखो किसी गोदाम या तहखाने के नीचे से भी यदि कोई मार्ग जा रहा है तो उधर से भी या उस रास्ते से भी नाली को ले जाने का अधिकार जो है किसको है, शक्ति जो है वो नगर पालिका को है। उसके आर पार या उसके नीचे से जल निकासी योजना को नगर पालिका अंजाम दे सकेगी। तो देखो किसी भी सार्वजनिक मार्ग से, निजी मार्ग से या किसी गोदाम या तहखाने के नीचे से भी इस प्रकार की नालियों को ले जाने की शक्ति किसको है, नगर पालिका को है। दूसरा बिंदु देखिए इसमें, अगर नगर पालिका की किसी भूमि पर पहले से कोई नाली बनी हुई है, नगर पालिका की किसी भूमि पर पहले से कोई नाली बनी हुई है तो उस भूमि पर नगर पालिका या उसके द्वारा इस हेतु नियुक्त कोई अधिकारी प्रवेश कर सकेगा। तो पहली बात तो देखो नगर पालिका क्षेत्र में अगर नगर पालिका की पहले से कोई नाली बनी हुई है तो उस पर नगर पालिका द्वारा नियुक्त अधिकारी हो उस पर प्रवेश कर सकेगा और प्रवेश करके क्या कर सकेगा, उस नाली के स्थान पर नई नाली बना सकेगा अथवा नगर पालिका में निहित किसी नाली की मरम्मत या उसमें परिवर्तन करवा सकेगा। लेकिन ऐसा नगर पालिका द्वारा नियुक्त अधिकारी किस मामले में कर सकता है, जब वो नाली नगर पालिका की भूमि पर हो तभी नगर पालिका द्वारा नियुक्त अधिकारी उसमें प्रवेश करके नई नाली बना सकता है या पुराने वाली नाली को क्या कर सकता है, रिपेयर कर सकता है। नेक्स्ट आप देखिए तीसरा बिंदु इसमें क्या है, यदि नगर पालिका या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी इस प्रकार किसी नाली के निर्माण या विद्यमान नाली की मरम्मत या परिवर्तन करते समय, कौन सी, जो नगर पालिका की भूमि पर है, उस नाली का पुनर्निर्माण या परिवर्तन कर रहा है और उस समय किसी व्यक्ति को अनावश्यक नुकसान पहुंचाता है तो ऐसे व्यक्ति को नगर पालिका द्वारा प्रतिकर या क्षतिपूर्ति संदत की जाएगी और इसकी प्रक्रिया किस में दी हुई है, धारा 295 में दी हुई है। ठीक है, तो देखो यहाँ खास बात क्या है कि नगर पालिका का कोई अधिकारी नगर पालिका की भूमि के ऊपर कोई नाली का निर्माण कर रहा है, पुरानी नाली का मरम्मत या परिवर्तन कर रहा है, उस दौरान देखो अनावश्यक नुकसान पहुंचाता है, यदि आवश्यक नुकसान पहुंचा रहा है तो उसके लिए प्रतिकर नहीं दिया जाएगा। यहाँ इस शब्द पर गौर करेंगे, अननेसेसरी डैमेज, अनावश्यक नुकसान पहुंचा रहा है उसके लिए या उसकी भरपाई के लिए नगर पालिका उत्तरदायी होगी। ये धारा 201 का है। तो देखिए धारा 201 में क्या है, धारा 201 में सीधा सा दिया हुआ नाली आदि बनाने की शक्ति किसकी है, नगर पालिका की, जो सार्वजनिक मार्ग पर बना सकती है, निजी मार्ग पर बना सकती है, मार्ग के ऊपर से बना सकती है, मार्ग के नीचे से बना सकती है या
किसी गोडाउन के नीचे से बना सकती है। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर नगर पालिका की भूमि पर है तो उस पर क्या कर सकती है, नगर पालिका का अधिकारी प्रवेश करके नई नाली या उस नाली में परिवर्तन कर सकता है। और अगर इस प्रकार कोई अधिकारी नगर पालिका की भूमि वाली नाली का पुनर्निर्माण कर रहा है और इस दौरान किसी प्रकार का अनावश्यक नुकसान पहुंचाता है तो उसकी भरपाई सेक्शन 295 की प्रक्रिया के तहत किसको करनी पड़ेगी, नगर पालिका को करनी पड़ेगी। फिर देखिए धारा 202 कह रही है भवन से प्रभावी जल निकास। तो देखो नगर पालिका के क्षेत्र में कोई भी भवन या बिल्डिंग है उससे जो पानी की निकासी है वो पर्याप्त होनी चाहिए, प्रभावी जल निकास, उचित जल निकासी होनी चाहिए। तो इस संबंध में सेक्शन 202 क्या कहता है कि किसी भी भवन का निर्माण करना या किसी भवन का पुनर्निर्माण करना या किसी पहले से निर्मित भवन को निर्मित व पुनर्निर्मित भवन को अधिभोग या इस्तेमाल में लेना तब तक विधिपूर्ण नहीं होगा। देखो कोई भी नया भवन बनाते हैं तो किसी भवन का पुनर्निर्माण करवाते हैं या पहले से निर्मित भवन को पुनर्निर्मित करके उसका अधिभोग या इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये तभी वैध होगा, तभी लीगल होगा, कब, जब इन शर्तों को पूरा कर दिया जाएगा। तो देखो किसी भी भवन के निर्माण या पुनर्निर्माण के बाद उसको वैध कब माना जाएगा, तो इस संबंध में देखिए पहली शर्त ये है कि जब तक उस भवन से प्रभावी जल निकास, ये पहली कंडीशन है। देखो जब तक उस भवन से प्रभावी जल निकास के लिए नगरपालिका की नज़र में आवश्यक आकार, सामग्री और प्रकार की सतह पर और अनुकूल ढाल वाली नाली का निर्माण नहीं कर दिया जाता। कहने का मतलब है कि जिस भवन का निर्माण किया जाता है उसका अधिभोग तब तक वैध नहीं होगा या इस्तेमाल तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि नगरपालिका द्वारा बताई गई साइज की और नगरपालिका द्वारा निर्धारित की गई सामग्री से और नगरपालिका द्वारा निर्धारित या बताए गए ढाल पर किसी नाली का निर्माण नहीं कर दिया जाता, तब तक उस भवन का इस्तेमाल जो है वो वैध नहीं होगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि जब तक कि उस भवन तथा उस भवन से जुड़ी हुई भूमि से जल निकास को एकत्रित करने, मतलब जो भवन है और उस भवन के साथ जुड़ी हुई जो ज़मीन है उससे जल निकासी को या निकले हुए जल को एकत्रित करने, ग्रहण करने और उसे दूर ले जाने की उचित रीति से व्यवस्था नहीं हो जाती जो इस परियोजना के लिए नगरपालिका की नज़र में आवश्यक है। तो देखो पहली बात तो जल निकासी की प्रभावी जो है नाली का निर्माण नगरपालिका द्वारा निर्धारित मानदंडों से होना चाहिए। दूसरी बात वो जल निकासी जो है नगरपालिका द्वारा निर्धारित मार्ग से कहीं अन्यत्र ले जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से देखो निर्धारित आकार की नाली नहीं बनाता है, निर्धारित सामग्री जैसे सीमेंट, चूना जो भी निर्धारित की जाती है, या अनुकूल ढाल पर नाली बनाई लेकिन उसमें स्लोप नहीं है, ढाल नहीं है, या फिर यदि उसे एकत्रित करके उस भवन से बाहर और भवन से जुड़ी भूमि से बाहर नहीं ले जाया जा सकता, तो अगर इस प्रकार का कोई भी गलत कार्य किसी भूमि या भवन के स्वामी के द्वारा किया जाता है तो देखो क्या किया जाएगा, उसके ऊपर जुर्माना। तो देखो उपयुक्त इस धारा में 202 में जो भी निर्देश दिए गए उनमें से किसी भी निर्देश की यदि अवहेलना कोई व्यक्ति करता है और ये प्रमाणित हो जाती है या सिद्ध हो जाती है तो उसे कम से कम 2000 से 5000 रुपये, मिनिमम 2000 और अधिकतम 5000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। तो देखो या तो कोई आदमी नगरपालिका द्वारा निर्धारित मानदंडों के तहत किसी नाली का निर्माण नहीं करवाता है या फिर करवाता है लेकिन अनुकूल नहीं है, ठीक है, या फिर उस नाली से नगरपालिका द्वारा निर्धारित स्थान तक पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम 2000 रुपये और अधिकतम 5000 रुपये का जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तो देखो इस प्रकार किसी भवन या उससे जुड़ी हुई भूमि में, तो देखो ये जल निकासी हो भवन से या भवन से जुड़ी हुई भूमि दोनों के संबंध में है। कहने का मतलब जैसे प्लॉट में मकान बना हुआ है और कुछ जगह खाली पड़ी है तो इन दोनों से ही जल निकासी जो है अनुकूल होनी चाहिए। इस प्रकार किसी भवन या उससे जुड़ी हुई भूमि में बनाई जाने वाली नाली किसी ऐसी नाली में गिरेगी जो नगरपालिका द्वारा बनाई गई हो। तो देखो किसी भी भवन या भूमि से उससे जुड़ी भूमि से जो पानी की निकासी की जाएगी वो ऐसी नाली में गिरेगी
जहाँ से उसे बाहर ले जाने के लिए नगर पालिका द्वारा कोई नाली बनी हुई हो, या किसी ऐसे, अब मान लो कि कई बार क्या होता है कि नगर पालिका हर कॉलोनी में नाली नहीं बना सकती है, तो नगर पालिका कोई कॉलोनी में ऐसे स्थान को निश्चित कर सकती है जहाँ ऐसे पानी को छोड़ा जा सकता है। तो देखो, या ऐसे किसी स्थान पर जो उस भवन से 50 फुट से अधिक दूरी पर नहीं हो, तो या तो भवन से 50 फुट की दूरी पर ऐसे पानी को छोड़ा जाएगा, या नगर पालिका द्वारा बनाई गई नाली में उस पानी को छोड़ा जाएगा। और जो जल निस्सारण के लिए विधिक दृष्टि से निर्धारित की गई हो में गिरेगी, लेकिन यदि ऐसी दूरी के भीतर ऐसी नाली या निस्सारण स्थान नहीं है, तो ऐसी नाली ऐसे नलकूप में गिरेगी जिसके लिए नगर पालिका निर्देश देगी। तो देखो, किसी भी भवन या उससे जुड़ी भूमि से जल निकासी जो होगी, या जो जल निकासी के लिए नाली होगी, वो या तो नगर पालिका की नाली में जाकर गिरेगी, ऐसे नगर पालिका की नाली बनी हुई है तो। और मान लो कि नगर पालिका की नाली नहीं है, तो उस भवन से मिनिमम कितनी दूरी पर, 50 फीट की दूरी पर जाकर वो पानी गिरेगा। या फिर ये दोनों सिचुएशन नहीं है, तो ऐसे नाली ऐसे मलकूप में कोई गड्ढा हो सकता है, मलकूप या गड्ढा हो सकता है, उस गड्ढे में जाकर गिरेगी। उस जिस गड्ढे को किसने डिसाइड किया है, जिसमें डालने का निर्देश नगर पालिका ने दिया है। फिर देखिए, प्रसाधन कक्ष, रसोई, स्नानागार से अपशिष्ट जल की समुचित निकास के लिए मल वहन प्रणाली से निर्धारित रीति से संबंधित भवन और भूमि के प्रत्येक स्वामी और अधिभोगी को कनेक्शन लेना अनिवार्य है। ये देखो, प्रसाधन कक्ष, प्रसाधन कक्ष किसको कहते हैं? पब, जो टॉयलेट वगैरह होते हैं, रसोई और स्नानागार, बाथरूम, इनसे कोई भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है तो जल के समुचित निकास के लिए मल वहन प्रणाली से निर्धारित रीति से संबंधित भवन या भूमि के प्रत्येक स्वामी को कनेक्शन लेना होगा। ये कनेक्शन उस अभिकरण या एजेंसी से लिया जाएगा जो उस क्षेत्र में स्थापित किया जाता है। तो देखो, इन तीनों के लिए, प्रसाधन कक्ष, रसोई और स्नानागार से अपशिष्ट जल, देखो जैसे वाशरूम से अपशिष्ट जल निकलता है, रसोई से अपशिष्ट जल निकलता है, बाथरूम से अपशिष्ट जल निकलता है, तो इन तीनों से निकलने वाला जो अपशिष्ट जल है उसकी समुचित निकासी के लिए मल वहन प्रणाली से निर्धारित रीति से संबंधित भवन या भूमि के प्रत्येक स्वामी अधिभोगी को कनेक्शन लेना होगा। कहने का मतलब ये है कि इनको ड्रेन करने के लिए नगर पालिका से जो निर्धारित नालियाँ हैं उनका कनेक्शन लेना ही पड़ेगा, या उन नालियों में डालना ही पड़ेगा। फिर देखिए, ये कनेक्शन उस अभिकरण या एजेंसी से लिया जाएगा, तो ये मतलब प्राइवेट एजेंसी को भी दिया जा सकता है, नगर पालिका खुद हो सकती है, या नगर पालिका की तरफ से किसी एजेंसी को ऑथोराइज किया जा सकता है। फिर देखो, धारा 303, धारा 303 का टाइटल देखिए, भवनों या भूमियों के स्वामियों और अधिभोगियों का नगर पालिका की नालियों में उत्सारण करने का अधिकार। तो देखो, यदि नगर पालिका ने कोई नाली बना रखी है, तो उस नाली में देखो, भवन या भूमियों के स्वामियों और अधिभोगी, स्वामी का मतलब वास्तविक मालिक और अधिभोगी का मतलब जो उसका इस्तेमाल कर रहा है, भले वास्तविक स्वामी नहीं होगा, का नगर पालिका की नाली में उत्सारण करना, मतलब जो वे पानी है मल या जल जो है उसको छोड़ने का अधिकार होगा उनको। तो देखो, राइट ऑफ ओनर्स एंड ऑक्यूपायर्स ऑफ बिल्डिंग्स और लैंड्स टू ड्रेन्स इनटू म्युनिसिपल ड्रेन्स। ठीक है। फिर देखो, नगरपालिका क्षेत्र के भीतर किसी भी भवन या भूमि, देखो नगरपालिका क्षेत्र में किसी भी भवन या भूमि का स्वामी या अधिभोगी, दोनों की बात है, अपनी नाली नगरपालिका की मल नालियों में गिराने का अधिकार होगा। तो देखो, ये जो है अपनी नालियों को, भवन और भूमि से निकलने वाली नाली है, उस नाली को कहाँ मिलाने का अधिकारी है? उन मल नालियों में मिलाने का अधिकारी है जिनका निर्माण किसने किया है? नगरपालिका ने किया है। लेकिन इसके लिए उसे पहले नगरपालिका से लिखित अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी। कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति हालांकि अधिकार रखता है नगरपालिका द्वारा बनाई गई मल नाली में अपने घर की मल नाली को छोड़ने के लिए, लेकिन छोड़ने से पहले उसे नगरपालिका से क्या लेनी होगी? लिखित अनुमति लेनी होगी, तथा लिखित अनुमति के साथ ही उन शर्तों का पालन भी करना होगा जो नगरपालिका निर्धारित करे।
ताकि नगर पालिका उन नालियों का अधिग्रहण आदि कर सके। कहने का मतलब ये है कि ये नगर पालिका द्वारा निर्धारित शर्त को पूरा करना, या पहले नगर पालिका को बताना ज़रूरी है कि मैं मेरे घर की मल नाली को नगर पालिका की मल नाली में छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये नगर पालिका के लिए ज़रूरी है कि कितने लोग अपनी मल नालियों को नगर पालिका की नाली में छोड़ रहे हैं, जिससे नगर पालिका को इस बात का आइडिया रह सके कि जो मल वहन प्रणाली है उसमें कितना डेवलपमेंट करना है। फिर देखिए धारा 204, मल और वर्षा जल की नालियों का पृथक पृथक होना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। किस धारा में ये कहा गया है कि मल नाली और वर्षा जल की नालियाँ अलग अलग होंगी? तो इसका उल्लेख किया गया है धारा 204 में। धारा 204 क्या कहती है? अगर नगर पालिका अधिनियम में किसी परिसर से प्रभावित जल निकासी के लिए कार्यवाही की जाती है, देखो किसी भी परिसर से प्रभावित जल निकासी के लिए कार्यवाही की जाती है, तो उस स्थिति में नगर पालिका लोगों से अपेक्षा कर सकेगी कि वह एक नाली घरणोत्पादक पदार्थ के लिए और मल के लिए तथा दूसरी नाली वर्षा जल या अदूषित मतलब शुद्ध, अदूषित का मतलब शुद्ध अधोमृदा जल के लिए तैयार करके उन्हें नगर पालिका द्वारा निर्मित पृथक पृथक नालियों और जल निकास तंत्रों में छोड़े। तो देखो पहली बात तो ये है कि नगर पालिका जो भी नालियाँ बनाएगी, समझने वाली बात है, नगर पालिका जो भी नालियाँ बनाएगी एक गंदे पानी के लिए या घरणोत्पादक पदार्थ के लिए और दूसरी अप्रदूषित या शुद्ध वाटर के लिए। तो प्रत्येक घर से जो अपशिष्ट वाली या गंदे पानी वाली नाली है वो गंदी पानी वाली मल नाली में छोड़ी जाएगी, और यदि उस घर से कोई शुद्ध वर्षा जल ड्रेन होता तो उसको शुद्ध जल वाली नाली में छोड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इन दोनों के लिए नगर पालिका भी पृथक पृथक नाली तंत्र विकसित करेगी, और किसी भवन या भूमि का स्वामी है वो भी इन दोनों प्रकार के जल के लिए अलग अलग जल तंत्र या जल निकास तंत्र विकसित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए धारा 205 क्या कहती है? धारा 205 ये कहती है कि अन्य व्यक्तियों की भूमि पर या उसकी नाली में से नाली ले जाने का अधिकार नगर पालिका द्वारा कैसे और किन शर्तों पर प्राधिकृत किया जाएगा। देखो ये बड़ी बात है कि मान लो कि नगर पालिका द्वारा ये मल नाली बनी हुई है और इधर से कोई नाली आ रही है, तो यहाँ पहला प्लॉट है, यहाँ दूसरा प्लॉट है, यहाँ तीसरा प्लॉट है। अब इस घर की सामने वाली भूमि से या इस भूमि पर से मल नाली नाली के संबंध में अधिकार की बात कर रहा है। तो देखो अन्य व्यक्ति की भूमि पर से या उसकी नाली में से, जैसे या तो इस भवन की ये नाली है तो इसमें से इसका पानी भी आएगा, इसका पानी भी आएगा, तो अन्य व्यक्ति की भूमि पर से या उसकी नाली में से नाली ले जाने का अधिकार नगर पालिका द्वारा कैसे और किन शर्तों पर प्राधिकृत किया जाएगा। तो कहने का मतलब इसकी भी नगर पालिका द्वारा निर्धारित शर्तें हैं। अब वो शर्तें क्या हैं? शर्तें ये हैं, पहली देखो, अगर किसी अन्य भवन या किसी व्यक्ति की भूमि पर से जो नाली बनी हुई है उस नाली से मल नाली को बहाने का अधिकार किन शर्तों के अधीन है। तो इसमें देखिए, यदि किसी भवन या भूमि का स्वामी, किसी भवन या भूमि का स्वामी, इसका को आप अलग पढ़ेंगे, या अधिभोगी, वास्तविक स्वामी हो सकता है या उसका अधिभोगी या उपयोग करने वाला हो सकता है, नगर पालिका को यह समाधान करवा दे या नगर पालिका के समूह को यह साबित कर दे कि वह किसी अन्य व्यक्ति की किसी भूमि में से होकर नाली बनाने के अलावा अन्य किसी तरीके से नगर पालिका की नाली में संयुक्त नहीं हो सकता, तो नगर पालिका ऐसे अन्य व्यक्ति को आक्षेप या आपत्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए युक्त अवसर देगी, और ऐसा अवसर दिए जाने के बाद या तो उसके द्वारा कोई आपत्ति या आक्षेप नहीं किया जाएगा, और यदि किया जाता है परंतु ऐसा आक्षेप या आपत्ति नगर पालिका की नज़र में अपर्याप्त है या पर्याप्त नहीं है, तो नगर पालिका लिखित आदेश द्वारा प्रथम वर्णित स्वामी अधिभोगी को अपनी नाली उस भूमि में से या उसके नीचे से होकर बनाने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी। लेकिन इस प्रकार नाली के ले जाने के लिए
किराए या प्रतिकर के संदाय के विषय में या रख रखाव, मरम्मत, सफाई और खाली करने के पक्षकारों के दायित्वों को नगरपालिका समतायुक्त ढंग से निर्धारित कर सकेगी। तो देखिए, इस धारा को आप समझेंगे। पहली बात तो ये है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य की भूमि या भवन के सामने की नाली से अपनी नाली को नगरपालिका द्वारा निर्मित नाली से मिलाना चाहता है, तो वो कब मिला पाएगा? वो पहली बात तो तभी मिला पाएगा कि जब उसके पास कोई और विकल्प है ही नहीं नगरपालिका की द्वारा निर्मित नाली में अपनी मल नाली को छोड़ने का। अगर विकल्प है तो उसे ये अधिकार नहीं होगा। तो पहली बात तो दूसरे की भूमि या भवन के सामने की नाली से किसी व्यक्ति को नगरपालिका द्वारा निर्मित नाली में अपनी नाली को मिलाने का अधिकार तभी होगा जब उस भवन या भूमि के ऊपर से बनी नाली के अलावा कोई अन्य तरीके से नगरपालिका की नाली से वो जुड़ ही नहीं सकता हो। ठीक है। लेकिन जिस व्यक्ति की भूमि या भवन के ऊपर से परमिशन की मांग की जाती है, अनुमति की मांग की जाती है, तो उस व्यक्ति को अपनी आपत्ति दर्ज करवाने के लिए आवेदन करने के लिए युक्त अवसर नगरपालिका देगी। और ऐसा अवसर दिए जाने के बाद जो आपत्ति की जाती है, तो यदि आपत्ति या आक्षेप जो है वो नगरपालिका की नज़र में उचित नहीं है या पर्याप्त नहीं है, तो नगरपालिका लिखित आदेश द्वारा स्वामी या अधिभोगी को अपनी नाली उस भूमि के ऊपर से या नीचे से बनाने की परमिशन दे सकेगी। ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इस प्रकार किसी अन्य की नाली के ऊपर से या किसी अन्य की भूमि के ऊपर से नाली बनाई जाती है, तो उसके रख रखाव, मरम्मत, सफाई और खाली करवाने से संबंधित जो खर्चे होते हैं, उन खर्चों का बंटवारा उन पक्षकारों के बीच नगरपालिका वितरित करेगी या नगरपालिका बांटेगी कि उस जब संयुक्त रूप से उस नाली का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोनों पक्षकारों को रख रखाव, मरम्मत और सफाई और खाली करने के लिए किस अनुपात में राशि देनी पड़ेगी। तो इसे कौन डिसाइड करेगी? नगरपालिका डिसाइड करेगी। नेक्स्ट देखिए आप इसमें, इस प्रकार किसी अन्य व्यक्ति की भूमि से नाली बनाने के लिए नगरपालिका द्वारा दिए जाने वाले आदेश में अगर किसी प्रकार का प्रतिकर या किराया देना निर्धारित किया जाता है, तो देखो किसी अन्य की भूमि पर से नगरपालिका की नाली में नाली ले जाकर मिलाने के लिए या किसी अन्य की नाली में से नगरपालिका द्वारा निर्मित नाली में नाली मिलाने के लिए अगर नगरपालिका परमिशन देती है, तो इस संबंध में उस आदेश में अगर किसी प्रकार का प्रतिकर का मतलब कंपनसेशन या मुआवजा दिया जाना नगरपालिका निर्धारित कर सकती है, या कोई किराया मंथली दिया जाना निर्धारित किया जाता है, तो उसका भुगतान करने पर सहमति देने के पश्चात उस आदेश की शर्तों के अधीन ऐसे व्यक्ति सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच अपने सहायकों, कर्मचारियों के सहयोग से किसी भी समय प्रवेश कर अधिनियम के समस्त उपबंधों का पालन करते हुए ऐसे सभी कार्य और निर्माण कार्य प्रभावी ढंग से करने के लिए प्राधिकृत होगा। तो देखो किसी, जैसे मान लो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये नाली, ये नगरपालिका की नाली है, इसमें मिलना है, तो ये यहाँ प्लॉट है, यहाँ प्लॉट है, यहाँ प्लॉट है, तो यहाँ से अगर नाली बनेगी तो पहली बात तो परमिशन लेनी पड़ेगी नगरपालिका से, और नगरपालिका परमिशन दे देती है, तो इस नाली को जब बनाया जाएगा इस पक्षकार द्वारा तो पहली बात तो ये सूर्योदय से पहले यहाँ निर्माण नहीं किया जाएगा, और सूर्यास्त के साथ ही इस निर्माण कार्य को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। ठीक है। और इस संबंध में ये आदमी यदि ये इस नाली को बना रहा है, तो इसके सहायक और कर्मचारी जो हैं वो किसी अन्य की भूमि पर प्रवेश कर सकेंगे, लेकिन वो प्रवेश केवल सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही प्रवेश कर सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, आदेश के अनुरूप नाली का निर्माण करने तथा उसे नगरपालिका द्वारा निर्मित नाली से संयुक्त करने के लिए। दूसरा है, आदेश के अधीन उस संपूर्ण नाली या उसके किसी भाग के रख रखाव, मरम्मत, सफाई या खाली करने से संबंधित किसी उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए जो भी आवश्यक हो। तो समझ में आ गई बात। देखो, आदेश के बाद जिस आदमी को नाली बनाने का अधिकार दिया जाता है, तो पहली बात तो है नगरपालिका द्वारा निर्मित नाली से संयुक्त करने का
अधिकार होगा। दूसरा, रख रखाव, मरम्मत, सफाई और उसे खाली करने के दायित्व का निर्वहन करने की छूट भी उसे होगी। नेक्स्ट देखिए, संकर्म या कार्य किस प्रकार किया जाएगा। संकर्म का अंग्रेजी होता है वर्क, मतलब वर्क कैसे किया जाएगा, वो कार्य कैसे किया जाएगा। तो देखो, धारा 203 के अधीन किसी व्यक्ति की भूमि या भवन के स्वामी या अधिभोगी को कोई नाली निर्माण की अनुमति दी जाती है तो उसका निर्माण संबंधित कार्य यथासंभव कम से कम, तो देखो जैसे किसी अन्य की भूमि या भवन के सामने से जो नाली है, भवन के सामने से नाली बनानी है, तो देखो निर्माण कैसे किया जाएगा, मतलब किन किन बातों का इसमें ध्यान रखा जाएगा। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। निर्माण की अनुमति दी जाती है तो उसका निर्माण संबंधित कार्य यथासंभव कम से कम नुकसान करते हुए, पहली बात तो सामने वाले का कम से कम नुकसान करते हुए किया जाएगा, तथा जिस भवन या भूमि के स्वामी के फायदे के लिए कार्य किया जाता है, मतलब जिस भवन या भूमि के स्वामी के फायदे के लिए कार्य किया जाता है, मतलब जिसके जल निकासी को नगरपालिका की नाली में डालना है, ठीक है, किया जाता है। निर्माण कार्य को यथासंभव अविलंब और यथाशीघ्र निष्पादित करवाएगा। तो जो आदमी नाली बना रहा है किसी अन्य की भूमि या भवन से, वो यथाशीघ्र जो है उस नाली को क्या करेगा, निष्पादित करेगा, यथाशीघ्र उसको बनवाएगा, निर्माण में ज़्यादा समय खराब नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा, अब देखिए इसमें, यदि ऐसे निर्माण हेतु भूमि या भवन के किसी निर्माण को खोला, तोड़ा या हटाया जाता है। देखो, किसी की भूमि या भवन के ऊपर से नाली बनाने के लिए यदि किसी दीवार को तोड़ना पड़ता है या किसी भवन का दरवाज़ा खोलना पड़ता है या कई बार दरवाजे को हटाना भी पड़ सकता है, तो देखो किसी निर्माण हेतु भूमि या भवन के किसी निर्माण को खोला जाता है, उसे तोड़ा जाता है या उसे हटाया जाता है, तो वह उस भाग को अपने खर्चे पर यथासंभव अविलंब भरेगा। तो जैसे नाली बन जाएगी, नाली बनने के बाद में इस प्रकार की तोड़ फोड़ को वापस रिपेयर करवाएगा या पुनर्स्थापित करेगा या उस स्थिति में लाएगा जिस स्थिति में निर्माण कार्य से पहले वो भवन या भूमि थी, उस स्थिति में उसको लाएगा। मतलब जब भी किसी दूसरे की भूमि या भवन के सामने से अपन नाली बनाएंगे तो नाली बनाने के बाद में क्या किया जाएगा, उस दौरान हुई तोड़ फोड़ को वापस अपने को क्या करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा। फिर देखिए, यदि ऐसे किसी कार्य या निर्माण कार्य से किसी अन्य व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचता है तो वह उसे भी प्रति कर देगा। देखो, ये यहाँ ध्यान रखना है, जैसे ये नगरपालिका की नाली है, इसमें किसी अन्य की भूमि से, इस आदमी की भूमि के ऊपर से या भवन के सामने से ये यहाँ वाला आदमी ये नाली बना रहा है, तो देखो इसकी नुकसानी तो की पूर्ति तो करनी पड़ेगी इस भवन वाले की। तो अगर जिसकी भूमि नहीं लगती है, भवन नहीं लगता है, और किसी ऐसे व्यक्ति का भी यदि किसी प्रकार का नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई भी उस व्यक्ति को करनी पड़ेगी जो नाली बना रहा है, जिसके फायदे के लिए नाली बन रही है। फिर देखिए धारा 207। धारा 207 क्या कहती है, धारा 207 ये कहती है कि जिस भूमि पर से नाली ले जाई जाए उस पर पश्चातवर्ती भवन निर्माण के संबंध में उसके स्वामी का अधिकार। देखना, जिस भूमि के ऊपर से नाली ले जाई जाए उस पर पश्चातवर्ती भवन निर्माण के संबंध में उसके स्वामी का अधिकार। ये बात समझिए, बात क्या है, देखिए ये नगरपालिका की नाली है, ठीक है, और यहाँ किसी ने भवन बना रखा है, ये किसी व्यक्ति की जगह है यहाँ वाली जो खाली पड़ी है, इस पर निर्माण नहीं किया गया है, और इस भवन का मालिक जो है वो इधर से नाली बना रहा है, तो नाली जो बन रही है वो किसी दूसरे की भूमि के ऊपर से भी गुजर गई है। यहाँ से नाली बना ली और अभी ये प्लॉट क्या पड़ा है, खाली पड़ा है। तो ये आदमी इस भूखंड का स्वामी या प्लॉट का स्वामी जो है वो आगे यदि किसी प्रकार का निर्माण करना चाहता है तो उसे निर्माण करने का अधिकार होगा। इस संबंध में ये एक्ट क्या कहता है, तो देखिए
यदि धारा 205 के अधीन किसी भूमि में उसकी भूमि के अंदर या उसके ऊपर या उस भूमि के नीचे कोई नाली उस समय बनाई जाती है जब उस भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया, मतलब वो जगह या प्लॉट खाली पड़ा है, तथा उसके बाद यदि उस भूमि का स्वामी अपनी भूमि पर भवन निर्माण करना चाहता है, ये निर्माण एक बार काट देना, भवन निर्माण करना चाहता है, तथा ऐसे निर्माण के लिए नगरपालिका उसे अनुमति प्रदान कर देती है। मतलब इस आदमी को नगरपालिका ने बाद में भवन निर्माण की अनुमति प्रदान कर दी है, जिसकी भूमि के ऊपर से इसने क्या बना रखी है, पहले से नाली बना रखी है, प्रदान कर देती है। तो जिसके फायदे के लिए वह नाली बनाई गई थी, पहले जिसके फायदे के लिए, उसे उस नाली को बंद करना पड़ेगा या उसे उस नाली को हटाना पड़ेगा या उसकी दिशा बदलनी पड़ेगी या प्रस्तावित भवन का निर्माण और उसका उपयोग सुरक्षित करने हेतु उस भूमि में आवश्यक भराव आदि करने का नोटिस नगरपालिका दे सकेगी। तो देखिए, ये आदमी ने पहले नाली बनाई है तो इसको बंद करना पड़ेगा, और किसी प्रकार का गड्ढा वगैरह यहाँ हो गया तो उस गड्ढे को भी भरने का नोटिस इस मकान, इस प्लॉट के मालिक को नगरपालिका देगी। नगरपालिका दे सकेगी कि भूमि पूर्व दिशा में आ जाए। पूर्व दिशा का मतलब पहले की स्थिति में आ जाए। पहले की स्थिति में का मतलब जब नाली बनाने से पहले वो भूमि थी उसी स्थिति में आ जानी चाहिए। कब? जब स्वामी जो है उस भूखंड के ऊपर अपना कोई निर्माण कार्य करना चाहता है। इसके साथ ही जो व्यक्ति अपनी भूमि पर भवन निर्माण करना चाहता है उसे भी नगरपालिका लिखित नोटिस देकर ये अपेक्षा कर सकेगी कि उस नाली को ध्यान में रखते हुए भवन का निर्माण करे, जिससे कि नगरपालिका की नाली से जोड़ना या सशक्त रखना आवश्यक हो। तो देखो, ये चित्र है। इस आदमी को तो नोटिस देगी ही देगी इस नाली को तोड़कर गड्ढे को भरने के लिए, लेकिन साथ में इस व्यक्ति को भी नोटिस देगी कि ये इस व्यक्ति के पास यदि नगरपालिका की इस नाली से जुड़ने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उसे नाली से जुड़ा रहने दिया जाए। फिर देखिए सेक्शन 208 क्या कहता है। शौचालयों आदि की व्यवस्था। शौचालयों आदि की व्यवस्था, प्रोविजन ऑफ प्रिविज। तो अभी तक अपन किसकी बात कर रहे थे? नालियों की बात कर रहे थे। तो नालियों की बात देखो कहाँ से शुरू की थी अपन ने। स्टार्टिंग जो है वो अपन ने यहाँ से की थी, नालियों आदि का बनाया जाना। तो देखो धारा 200 से लेकर, यहाँ ऊपर हेडिंग डालेंगे, धारा 200 से लेकर कहाँ तक? 207 तक किसका उल्लेख है? नालियों का उल्लेख है। 200 से लेकर 207 किसका उल्लेख है? नालियों का उल्लेख है। फिर अपन 208 से इसकी चर्चा करते हैं। तो सेक्शन 208 से देखो अपनी हेडिंग चेंज हो जाती है, मुद्दा चेंज हो जाता है। 208 में क्या दिया हुआ है? देखो 208 में दिया हुआ है शौचालय, लेट्रिन्स, तहारत कहते हैं इसको हिंदी में। तो देखो शौचालयों आदि की व्यवस्था। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि नाली आदि में जल निकास नाली, मल नाली, ये सब आते हैं नाली आदि में। ऐसे ही यहाँ क्या शब्द लिखा है? शौचालय आदि। तो शौचालय आदि में भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। शौचालय आदि में भी शौचालय और उससे मिलती जुलती कई संरचनाएं इसमें आती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए आप क्या है इसमें शौचालय आदि में। अगर कहीं नगरपालिका की राय में किसी भवन या भूमि पर शौचालय या मलकूप या अतिरिक्त शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। तो देखो पहली बात तो नगरपालिका यदि ये सोचती है कि किसी भूमि या भवन में शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, या किसी नगरपालिका में जिसमें फ्लश शौचालय पद्धति शुरू की गई है, वह किसी भवन या भूमि पर विद्यमान शौचालय या मलकूप के स्थान पर फ्लश शौचालय प्रणाली प्रतिस्थापित करना उचित समझती है। तो देखो या तो कहीं शौचालय आदि होना चाहिए या किसी नगरपालिका की नज़र में क्या होना चाहिए? फ्लश शौचालय स्थापित किया जाना चाहिए। तो वहाँ अतिरिक्त फ्लश शौचालय स्थापित किए जाने चाहिए। ठीक है,
वहाँ नगरपालिका ऐसे भवन या भूमि के स्वामी को लिखित नोटिस देकर ऐसे शौचालयों, नलकूपों, फ्लश शौचालयों की व्यवस्था करने की अपेक्षा कर सकेगी। ये देखिए, अगर नगरपालिका के किसी क्षेत्र में क्या क्या होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए नगरपालिका की नज़र में, कोई नलकूप होना चाहिए और कोई फ्लश शौचालय होना चाहिए, तो नगरपालिका जो है वो उस भूमि या भवन के स्वामी को लिखित नोटिस देकर ऐसी व्यवस्था करने की उम्मीद कर सकेगी या गुजारिश कर सकेगी। किसको? संबंधित भूमि या भवन के स्वामी को नोटिस देकर ऐसे शौचालय, नलकूप या फ्लश शौचालय की व्यवस्था करने की अपेक्षा नगरपालिका कर सकेगी। फिर देखिए, अगर कोई अकेला व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई समूह जो 20 से अधिक कर्मचारी, इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई अकेला व्यक्ति या कोई ऐसा समूह जिसमें 20 से अधिक कार्मिक या श्रमिकों को नियोजित किया गया है, मतलब 20 से अधिक लोग, कर्मचारी या श्रमिक जो काम कर रहे हैं, या वे किसी, या तो कोई ऐसा समूह है जिसमें 20 या 20 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं, या किसी बाजार, विद्यालय, नाट्यशाला अथवा सार्वजनिक समागम के किसी अन्य स्थान के स्वामी या प्रबंधक के रूप में काम कर रहा है। देखना, समागम के किसी अन्य स्थान के स्वामी या प्रबंधक के रूप में काम कर रहा है, तो नगरपालिका उससे या उनसे लिखित नोटिस द्वारा की गई अपेक्षा द्वारा, ये देखो, की को काट देना, लिखित नोटिस द्वारा अपेक्षा कर सकेगी कि वह ऐसे तहारतों, लेट्रिन्स और मूत्रालयों, यूरिनल्स की व्यवस्था करे तथा उनकी उचित रख रखाव करे तथा उनके प्रतिदिन सफाई करे। तो देखो, नगरपालिका क्या कर सकती है, ऐसे भवन के स्वामी से, ठीक है, जहाँ या तो 20 से अधिक कर्मचारी रह रहे हैं, या फिर कोई नाट्यशाला या कोई सार्वजनिक समागम वाला स्थान है, तो वहाँ किस किस की व्यवस्था की अपेक्षा कर सकती है, लेट्रिन्स, तहारतों की। लेट्रिन को क्या कहते हैं, तहारत, और मूत्रालय, यूरिनल्स की एक तो रख रखाव करे और उनकी सफाई करे। फिर तीसरा देखिए, इसमें अगर किसी भूमि पर कोई शौचालय हो, तो नगरपालिका लिखित नोटिस द्वारा उसके स्वामी या अधिभोगी से ये अपेक्षा कर सकेगी कि वह पड़ोसियों या मार्ग में आने वाले व्यक्तियों या पड़ोस के निवासियों की दृष्टि से उसे छिपा कर रखने हेतु उसकी छत। तो देखो, अगर किसी स्वामी, मतलब किसी मालिक या अधिभोगी उपयोगकर्ता के पास कोई शौचालय है, उसकी भूमि पर कोई शौचालय है, तो नगरपालिका लिखित नोटिस दे सकेगी उसे, किस काम के लिए, कि एक तो वहाँ के आसपास के निवासियों या व्यक्तियों से या पास पड़ोसियों से उस तहारत को या लेट्रिन को छिपा कर रखे, और उसके ऊपर एक छत होनी चाहिए, दीवार और घेरे द्वारा उसे बंद करे, या किसी शौचालय द्वार और छन द्वार में ऐसा परिवर्तन करे जो किसी सार्वजनिक मार्ग पर खुलता हो या जिसे नगरपालिका न्यूसेंस समझती है। तो यदि सार्वजनिक मार्ग पर खुलने वाला कोई ऐसा लेट्रिन है, तो उसको बंद करवाने का या दरवाज़ा लगवाने की अपेक्षा नगरपालिका कर सकेगी। और यदि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, तो अगर खुले दरवाजे वाला अगर लेट्रिन किसी व्यक्ति का है जो सार्वजनिक मार्ग पर खुलता है, तो उसे न्यूसेंस समझेगी नगरपालिका। उसे क्या समझेगी, न्यूसेंस समझेगी कि न्यूसेंस फैलाया जा रहा है। फिर देखिए, किसी भी व्यक्ति को उसके शौचालयों से विष्टा, देखो कोई भी व्यक्ति है, वो अपने शौचालयों से विष्टा नगरपालिका की नाली में या उसकी प्राइवेट नाली में बहाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो देखो, ये ध्यान रखना है, शौचालय का जो मल है या विष्टा है, वो किसी भी शर्त पर नगरपालिका नालियों में नहीं बहाने देगी, चाहे फिर वो नाली जो है वो नगरपालिका की हो या प्राइवेट या खुद की नाली हो। उस नाली में बहाने की परमिशन किसको, शौचालय की विष्टा को नालियों में बहाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। फिर देखिए, धारा 208 में शौचालय आदि के संबंध में नगरपालिका के किसी निर्देश की अवज्ञा। देखो, शौचालय आदि के संबंध में ऊपर जो निर्देश हैं,
अगर इन निर्देशों में से धारा 208 के निर्देशों में से किसी भी निर्देश या आदेश की अवज्ञा की जाती है, अवहेलना की जाती है, तो कोई भी व्यक्ति इस धारा के अधीन यदि दोषी पाया जाता है तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जा सकेगा। साधारण कारावास से दंडित किया जा सकेगा। मतलब कोई आदमी अपने लेटरिन की नाली को किसी खुली या निजी नाली में, सार्वजनिक नाली में छोड़ता है, या फिर बिना दरवाजे का सार्वजनिक मार्ग पर खुलने वाला कोई टॉयलेट रखता है, या फिर जैसे मैंने बताया कि 20 से अधिक कर्मचारियों, बाजार या स्कूल, विद्यालय, सार्वजनिक मार्ग का स्वामी जो है वो नगरपालिका द्वारा निर्धारित नियमों के तहत क्या करेगा, शौचालय आदि को बनाएगा। फिर देखिए धारा 209। धारा 209 क्या कहती है? कारखानों, विद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों में तहारत और मूत्रालय, मतलब लेट्रिन्स और यूरिनल्स, किस में? कारखानों में, विद्यालयों में, सार्वजनिक स्थानों में आदि में। तो देखो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि नगरपालिका के क्षेत्र में व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स, विद्यालयों, प्राइवेट अस्पतालों, होटल्स और विश्राम गृहों, बाजारों, सामुदायिक केंद्रों, विवाह स्थलों, सिनेमा हॉलों, सभा भवनों, क्लबों, मनोरंजन केंद्रों, मनोरंजन पार्क या अन्य प्राइवेट स्थानों पर उनके स्वामी या अधिभोगी या नियंत्रक को उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए पर्याप्त संख्या में तहारत और मूत्रालय निर्मित करवाने के लिए नोटिस देने की शक्ति किसे है? तो देखो अगर कोई विवाह केंद्र, सामुदायिक केंद्र, सिनेमा हॉल, मनोरंजन केंद्र, ऐसे कोई भी पब्लिक पार्क है, वहाँ उनके स्वामी या अधिभोगी या उनका नियंत्रण करने वाले हैं, तीनों देखो, स्वामी को नोटिस दिया जा सकता है, अधिभोगी को नोटिस दिया जा सकता है, या नियंत्रक को नोटिस दिया जा सकता है कि वहाँ जो यूजर आते हैं, उपभोक्ता आते हैं, उन उपभोक्ताओं के लिए अनुकूल संख्या में तहारत मतलब लेट्रिन और मूत्राशय यानी यूरिनल्स की व्यवस्था की जाए। तो ऐसा नोटिस इन क्लब या सामुदायिक केंद्रों के को कौन दे सकता है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी ऐसा नोटिस दे सकता है कि उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त संख्या में क्या क्या बनाया जाए? तहारत और मूत्रालय मतलब लेट्रिन और यूरिनल बनाए जाए। दूसरा सवाल क्या बनता है? ऐसे तहारतों और मूत्रालयों को साफ एवं गंधहीन बनाए रखने के लिए ऐसे स्थानों का प्रबंध करने वाले लोगों को निर्देश देने की शक्ति है। तो देखो आवश्यक संख्या में लेट्रिन और यूरिनल बनाने के लिए आदेश कौन देगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी। फिर बनाए जाने के बाद ऐसे तहारतों और मूत्रालयों या लेट्रिन्स और यूरिनल्स को साफ करने के लिए आदेश देने की शक्ति भी किसके पास है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पास है। फिर देखिए यहाँ नोट क्या है? ऐसे सभी स्थानों पर महिलाओं के लिए तहारतों और मूत्रालयों की अलग से व्यवस्था होगी। मतलब जहाँ जहाँ भी तहारत और मूत्रालय की आवश्यकता महसूस होती है या मुख्य नगरपालिका अधिकारी आदेश देता है बढ़ाने के लिए, तो जहाँ जहाँ भी तहारत और मूत्रालय या लेट्रिन और यूरिनल बनेंगे, उन सभी स्थानों पर साथ में महिलाओं के लिए अलग से मूत्रालय और तहारत बनेंगे। ठीक है, और इनका रख रखाव भी अलग से किया जाएगा। इस संबंध में भी कौन देगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रबंधकों को आदेश दे सकता है। तो देखो पर्याप्त संख्या में सार्वजनिक स्थानों पर यूरिनल और लेट्रिन होंगे, इसका आदेश मुख्य नगरपालिका अधिकारी देगा। जो यूरिनल और लेट्रिन बने उनको साफ सफाई के साथ रखा जाएगा, इसका आदेश मुख्य नगरपालिका अधिकारी देगा। और उन स्थानों पर नगरपालिका अलग से जो है महिलाओं के लिए लेट्रिन और यूरिनल्स की व्यवस्था होगी, इस संबंध में आदेश देने की शक्ति भी किसको है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी को है। तो कहने का मतलब ये तीनों शक्तियाँ किसकी हैं? मुख्य नगरपालिका अधिकारी की हैं। फिर आगे देखिए तहारतों और मूत्रालयों में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं या नहीं, ये बात सुनिश्चित करने के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी उन स्थानों पर कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। फिर आगे देखिए जिन स्थानों पर तहारतों और मूत्रालयों की व्यवस्था करना अनिवार्य है, उन स्थानों का प्रबंधन इस संबंध में मुख्य नगरपालिका अधिकारी के आदेशों और निर्देशों से आबद्ध होगा। फिर देखिए
ऐसे स्थानों का प्रभारी व्यक्ति अगर दोषी पाया जाता है तो उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा। मतलब लेटरिन और यूरिनल के मामले में कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 10,000 रुपये और अधिकतम 20,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। तो देखो, सामान्यतः 10,000 से कम नहीं होगा, लेकिन यदि मुख्य नगरपालिका अधिकारी के आदेश या निर्देश की अनुपालना के मामले में चूक करता है तो उसे 20,000 रुपये तक जुर्माना दिया जा सकता है। तो देखिए, ताहरतों एवं मूत्रालयों की व्यवस्था के संबंध में आदेश एवं दंड तथा जुर्माना आदि से संबंधित समस्त शक्तियाँ मुख्य नगरपालिका अधिकारी की है। तो देखो, यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब तक धारा 209 में जो बता रहा था, 209 में आप दो ही बातें ध्यान में रखेंगे। देखो, 209 में एक बात ये ध्यान रखेंगे, यूरिनल और लेटरिन, इन दोनों के संबंध में सारी शक्तियाँ किसके पास हैं? मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पास है। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरा, आपको जुर्माना जो है 10,000 से लेकर 20,000 तक, 10,000 से लेकर 20,000 तक जुर्माना है। ये दोनों बातें आप ध्यान रखें। सारी शक्तियाँ यूरिनल और लेटरिन के मामले में या मूत्राशय और तारत के मामले में सारी शक्तियाँ किस में निहित है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी में। यही चीज़ ध्यान में रखनी है। तो यूरिनल और लेटरिन के बारे में कोई भी शक्ति पूछी जाए तो वो किसकी होगी? मुख्य नगरपालिका अधिकारी की है। फिर देखिए, धारा 210 क्या कहती है? धारा 210 का टाइटल है शौचालय आदि में परिवर्तन करने और उनकी मरम्मत करने और उनको ठीक दशा में रखने का खर्चा। तो देखो, नगरपालिका ये चाहती है कि शौचालय जो है वो ठीक दशा में रहे, इसके लिए उनमें परिवर्तन या मरम्मत की भी ज़रूरत होती है। और यदि कोई परिवर्तन या मरम्मत करवाया जाता है तो उसके लिए क्या होगा? खर्चा किया जाएगा। तो देखो, ठीक दशा में रखने का खर्चा, तो ये खर्चा कहाँ से आएगा, इस संबंध में अपने को देखना है। तो देखिए आप, अगर नगरपालिका क्षेत्र के भीतर स्थित कोई मल नाली, शौचालय, फ्लैश शौचालय, गृह नालियाँ या मलकूप बने हुए हैं जो नगरपालिका के खर्चे से नहीं बने हैं, तो उस भूमि या भवन के स्वामी को जिसके उपयोग के लिए ये बने हैं या चालू रखे गए हैं, उसी के खर्चे से उनमें आवश्यक परिवर्तन और मरम्मत करवाए जाएंगे और उन्हें ठीक दशा में रखा जाएगा। देखो, सीधी सी बात यह है कि नगरपालिका क्षेत्र में इनमें से कोई भी चीज़, मल नाली, शौचालय, फ्लश शौचालय, गृह नाली या मलकूप आदि बने हुए हैं, तो उन सबको रिपेयर करवाने की जिम्मेदारी भी उसी व्यक्ति की है जिसने अपने फ़ायदे के लिए या इस्तेमाल के लिए इनको बनाया है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इस हेतु नगरपालिका लिखित नोटिस द्वारा यदि इस प्रकार की मरम्मत किसी मल नाली, शौचालय, फ्लश शौचालय या गृह नाली की या मलकूप की मरम्मत वो व्यक्ति नहीं करवाता है तो इस संबंध में नगरपालिका नोटिस देगी और नोटिस देकर इस बात की अपेक्षा कर सकेगी कि उसे उस रीति से मरम्मत करवाया और ठीक कर रखा जाए जिसे नगरपालिका ठीक समझती है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति ने अपने इस्तेमाल के लिए इन चीज़ों को बना रखा है, किसको? ये मलकूप, मल नाली, शौचालय, फ्लश, तो इनको अपने खर्चे पर ही क्या करेगा? ठीक करवाएगा। अगर नगरपालिका की राय में कोई शौचालय या मलकूप ऐसा है जो या तो न्यूसेंस पैदा कर रहा है या उसे समुचित रूप से साफ नहीं किया जा सकता या वह ठीक दशा में नहीं है। देखो, नगरपालिका यदि ये मानती है कि कोई शौचालय या कोई मलकूप ऐसा है जिसे न तो ठीक किया जा सकता और न ही वह ठीक दशा में है, तो नगरपालिका ऐसे शौचालय मलकूप को तोड़ सकती है या उसे बंद करने की अपेक्षा लिखित नोटिस द्वारा उसके स्वामी को दे सकेगी। तो यदि किसी व्यक्ति के घर में कोई ऐसा शौचालय या मलकूप है जो ना तो ठीक किया जा सकता और ना ही उसे साफ किया जा सकता, तो उसे तोड़ने का लिखित नोटिस नगरपालिका उसके स्वामी को दे सकेगी, भले ही वह इस अधिनियम के शुरू होने से पहले बना हो या बाद में बना हो। इस प्रकार देखिए, इस वीडियो में अपन ने सेक्शन 200 से लेकर 210 तक का अध्ययन किया है। बाकी अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।